नमस्कार। आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के टॉपिक से, और वही टॉपिक्स आपके सामने आ चुका है। मैं उस एक्टिविटीज़ को बताने वाला था, जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में एकदम नीट एंड क्लियर तरीके से बताऊंगा। और तीनों एक्टिविटीज़ का मैंने आपके सामने नाम भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये थोड़ा सा पूरा एक ही स्टेटमेंट में बनता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको वर्टिकल की बजाय टी शेप में लिख रखा है, लेकिन ये यहाँ से अलग है। तो मैं आपको ऑपरेटिंग के बारे में अलग बताऊंगा, इन्वेस्टिंग के बारे में अलग, और फाइनेंसिंग के बारे में अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको बैलेंस शीट्स के माध्यम से इसको लेके चलता हूँ, और बैलेंस शीट्स के माध्यम से मैं चीज़ों को पोस्ट कर रहा होता हूँ। मैंने वो भी सारी चीज़ें बता रखी थी कि मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में एक डिटेल में क्लास ले रहा हूँ, और इसी में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं और ईजिली आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कहाँ पे क्यों जा रहे हैं चीज़ें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, कुछ आपको याद हो तो, मेरी टी शर्ट साइज की बैलेंस शीट थी, और उसमें मैंने बताया था कि मैं इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मान के चलता हूं, या ये फोल्डर, और ये मेरा असेट्स का फोल्डर था। यहाँ पे मेरे शेयर होल्डर्स फंड थे, जहां पर मेरी ए पॉइंट शेयर कैपिटल का था। फिर नॉन करेंट असेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस होंगे ही। नॉन करेंट असेट्स लाइबिलिटी थी मेरी सारी, और यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज थी। ऐसे ही यहाँ पे नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको कल बताया भी था कि जितने भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस हैं, इनसे प्रॉफिट्स लिखा जाता है, क्योंकि हम रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट्स को डालते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया है। दूसरी शेयर कैपिटल, आपके शेयर्स को इशू करना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर्स आ जाते हैं, बैंक बोरिंग आ जाती है, बैंक से आपने लोन लिया रहा हो, वो सारी कंडीशन। तो ये मैंने बताया था, इसको छोड़ के आपकी ये किस में चली जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और वैसे बताया था कि करंट असेट्स के आइटम आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चले जाते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग में चले जाते हैं। नॉन करेंट असेट्स के आइटम आपके कहाँ चले जाते हैं, इन्वेस्टिंग में। तो मैं पहले इन्हीं दोनों एक्टिविटीज की बात करने वाला था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती है। नॉन करेंट असेट्स में आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खुद अपने आप में एक वर्ड डिस्क्राइब कर रही है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या कर रही है, जो भी चीजें हम इन्वेस्ट करते हैं, जहां पैसा हम खर्च कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने कैश को, वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और जहां से हम पैसे को ले रहे हैं, या हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को या अपने असेट्स को बेच देते हैं, तब हमें पैसा इनफ्लो होता है, वो भी हम यहीं पे देख रहे होते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि जो भी हमारी इनकम्स होती हैं वो कौन से हेड्स में जाती हैं। तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दूं कि जिस हेड में हमारा पैसा लगा हुआ है, उसी हेड की वो इनकम भी मानी जाती है। जैसे आप मैंने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, किसी प्रॉपर्टी को खरीदा, वहां से मुझे जो भी रेंटल इनकम रिसीव होगी, मेरी वह उसी एक्टिविटी का पार्ट होगी जिस एक्टिविटी में मेरा वो प्रॉपर्टी आ रही थी। जैसे मैंने परचेज किया कोई प्रॉपर्टी को, या मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं यहां पर डालता हूं परचेज
इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि जब मैं अपनी असेट्स को क्रिएट करता हूं तो उसके बदले में मैं अपने कैश को रिलीज कर रहा होता हूं, आउटफ्लो कर रहा होता हूं। तो इसीलिए ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, आउटफ्लो का केस बन जाएगा। इसमें पैसा चला जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। दूसरा चीज, अगर मैं सेल करता हूं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये जब मैंने अपने असेट्स को कम कर दिया, फिक्स असेट्स को, जब मैंने अपनी फिक्स असेट्स को कम कर दिया, सेल कर दिया, तो मुझे ये इनफ्लो हो जाएगा। उसी के साथ इनसे जो भी मेरी इनकम होगी, जो मैंने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट, और उस पर कोई भी रेंटल अगर इंटरेस्ट मिलता है मुझे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी यहीं आते हैं। डिविडेंड, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूं, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। मैं किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लेता हूं, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। वहां से जो भी डिविडेंड रिसीव्ड होगा वो भी मेरे लिए इनकम होगी, और वो मेरे लिए इनफ्लो भी होगा, और वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। इसमें रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है, कोई मैंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उस पर मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, वो। परचेज ऑफ मशीनरी भी यहीं आती है, सेल ऑफ मशीनरी भी यहीं आती है। इन सारी एक्टिविटीज को लिखने के बाद, परचेज करूंगा तो आउटफ्लो हो जाएगा, सेल करूंगा तो इनफ्लो हो जाएगा। ये सारे मेरे इनफ्लो है, ये मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। जो भी आइटम इससे निकल के आता है टोटल, ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम तब यूज होता है जब वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, जब मुझे उस एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है कैश, तो मैं फ्रॉम का यूज करूंगा। अगर नेगेटिव बैलेंस यूज हो रहा है तो इसका मतलब कैश फ्लो यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मैं लिख दूंगा, इसका टोटल बाहर आ जाएगा। वैसे ही उसी तरीके से जैसे आपके समझ में आया कि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है। आप चाहे इन्वेस्टमेंट अपने मशीनरी को परचेज करने में करें, या आप उसको सेल करके उससे जो आउटफ्लो होता है, मतलब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी फिक्स एसेट्स को हम सेल या परचेज करते हैं, तो वो सारी चीजें कैरी कौन कर रहा होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैरी कर रही होती है। उसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी समझेंगे, जैसे इसको इजी तरीके से समझे हम। आई होप आपके सब समझ में आया होगा, और आप अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहां भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उन क्वेश्चंस में भी जो अधूरी चीजें रह गई हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी एक्टिविटी मैं बात करूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जैसे मैंने बताया कि मेरे शेयर होल्डर फंड्स का शेयर कैपिटल हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैरी करता है, इससे मैं कुछ भी चीजें नहीं करूंगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब मैंने कोई भी डिवेंचर खरीद रखा है, X% डिवेंचर खरीद रखा है, वो सारा, कोई भी मैंने बैंक लोन ले रखा है वो भी यहीं पे आ जाएगा। कोई भी बोरिंग हो, 3rd% भी हो सकती है, तो वो भी मेरी किस में ही आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। तो मैं किन किन चीजों से पैसा, फाइनेंसिंग का मतलब आप जानते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब फाइनेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब यहां से फाइनेंस को जब क्रिएट किया जाएगा तो मेरे पास जो रूप रहते हैं, या तो मैं अपने शेयर इशू करके कर सकता हूं, तो इशू ऑफ शेयर्स, अगर मैं शेयर इशू करता हूं तब भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिवेंचर इशू करता हूं तब भी मेरे लिए इनफ्लो ही होगा। कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग लेता हूं तब भी मेरा यहीं पे आएगा। बैंक लोन वगैरह हो सकता है, डिवेंचर X% डिवेंचर इशू हो सकते हैं, जो मैंने जैसे बताया आपको, ये सब मेरा इनफ्लो हो जाएगा। अब मैंने जब किसी भी एक्टिविटी से पैसा ले रखा है, जैसा कि मैंने बताया, अगर उससे इनकम क्रिएट होती है तो इनकम भी उसी एक्टिविटी का पार्ट है, और उससे अगर कोई भी मेरे एक्सपेंसेस पेड होते हैं, या मेरे कोई भी उससे एक्सपेंस पेड करना है, तब भी वो वही एक्टिविटी उसको कैरी करेगी।
तो यहाँ से अगर मैंने इशू किया है शेयर्स, तो शेयर होल्डरों को मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिविडेंड रहेंगे वो मेरे लिए आउटफ्लो का पार्ट बन जाएंगे, डिविडेंड पेड। ऐसे ही मैंने डिवेंचर्स होल्डर से ले रखा है, तो उनको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग कर रखी है, उनको भी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। सब मेरे आउटफ्लो हो जाए, ये मेरे सारे आउटफ्लो हो जाएंगे। इस एक्टिविटी से जो भी मुझे कैश जनरेट होगा या यूज होगा, सेम उसी तरीके से बढ़ जाएगा। कैश जनरेटेड, या आप लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड। ये पॉजिटिव है फ्रॉम, और नेगेटिव कौन सा है, यूज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो भी आइटम आएगा वो यहां आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे भी मैं इस चीज को करूंगा, उसके बाद इनके बाद बस खाली एक कैश मैंने फ्लो यूज देख लिया है, फाइनेंस एक्टिविटीज से कितना मुझे जनरेट हुआ है या यूज हुआ है। उसके बाद जो मेरा बैलेंसेज रहते हैं, मैं तीनों एक्टिविटीज को जोड़ता हूं आपस में, और जो भी बैलेंसेज रहते हैं मेरे, वो मेरे तीनों पार्ट में से देखा जाते हैं। ये तीनों एक्टिविटीज को जोड़ दिया जाता है। यहां से जो मैं निकल के आएगा वो नेट कैश यूज निकल के आएगा, नेट कैश जनरेट या यूज इन एक्टिविटीज। इसमें ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी का मिला के जो भी मैंने यूज किया है वो मेरा आ जाएगा, तीनों का जोड़ लिया जाएगा। ऑपरेटिंग जो भी देरी होगी वो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग दोनों से ही ले लिया जाएगा, उनको टोटल कर दिया जाएगा। उसके बाद बस मुझे थोड़ा सा काम और करना है इसमें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको इसमें मैं ऐड करूंगा और मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस एज पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे कि मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को आपको पहले भी डिटरमाइन कर चुका हूं, बता चुका हूं और सर्टेन कर चुका हूं कि कैश भी इसमें इंक्लूड होता है, बैंक भी इसमें इंक्लूड होता है, कैश इन हैंड, बैंक जो कि डिमांड डिपॉजिट विद बैंक रहता है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये तीनों ही आपको ओपनिंग बैलेंस में डालने हैं, और यही अगर आपको और भी चीजें मिलती हैं तो वो क्लोजिंग में डालने। ये जो मेरी तीनों एक्टिविटीज है, ये जो चेंज आया है, जैसे आप देखते हैं आपको ओपनिंग बैलेंस मिला हुआ होता है और क्लोजिंग बैलेंस मिला हुआ होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। सपोज दैट ये ओपनिंग आपका 10,000 है, क्लोजिंग आपका 20,000 आता है, तो इनमें जो 10,000 का चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जो भी आपको 10,000 का चेंजेस देखने को मिला है वो किस किस एक्टिविटी से मिला है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इन तीनों एक्टिविटी से ये 10,000 का चेंज देखने को मिला है। हो सकता है सारा का सारा चेंज आपका ऑपरेटिंग से हो, इन दोनों से कुछ ना हो सकता है बेटा इससे थोड़ा सा तीनों से बराबर बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन जो मिलेंगी हमें, जो डिफरेंस क्रिएट देखने को मिलता है ओपनिंग का और क्लोजिंग का, वो इनकी एक्टिविटीज के बारे में मिलता है, और उन्हीं से हम इनके डिफरेंस को देख रहे होते हैं कि हमारा किस किस से कितना कितना
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कितना कितना चेंजेस ये 10,000 में आया हुआ है। बस यही चीजें हम कैरी कर रहे होते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको कैसे इसका फॉर्मेट देखने को मिलता है, उसको मैंने अलग से ही लिख रखा है ऑपरेटिंग को, जिसमें आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे ले सकते हैं आप, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये नोट नंबर 1 में देखने को आपको मिलेगा। इसका रहस्य क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको जानना है। हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता है, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता है या आफ्टर इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो उससे हमें बिफोर इंटरेस्ट या बिफोर टैक्स बनाना होता है। जैसे कि आपने वर्किंग नोट में जो चीजें बनाई होंगी, आपको जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस मिलता है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है। कभी कभी बिफोर टैक्स भी मिलता है, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगर बिफोर टैक्स है तो टैक्स को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नेट प्रॉफिट मिला हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट, तो आपको वो चीज देखने को पड़ेगी। उसका आप प्रॉफिट लेंगे आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको इसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें लेस करनी पड़ती हैं, तब ये आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखने को मिलता है। जैसे ऐड की जो चीजें हैं आपकी, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या और भी रिजर्व हो सकते हैं, या नॉर्मल रिजर्व लिख लीजिए आप। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का लिया जाता है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर के लिए जाते हैं। इंटीरियम डिविडेंड आपके हर इंटीरियम डिविडेंड का मतलब है जो ईयर्स के बीच बीच में आपको डिविडेंड पेड करने को मिलते हैं, वो आपको देखने होते हैं, वो भी आपको इसमें ऐड करना होता है। कुछ चीजें लेस करनी पड़ती हैं, रिफंड ऑफ टैक्स, जो टैक्स का रिफंड आया है वो आपको इसमें से लेस करना होता है। इससे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आता है। तो ये आपको कुछ वर्किंग नोट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और इनको क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे इजीली समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये इजीली आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ में आ जाएगी, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हम बात करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने पहला ही पढ़ा, जो उसका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का था, वो कैसे आपको वर्किंग नोट के थ्रू निकालना होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज, मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ जैसे आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड फॉलो होता है, डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं होता है, लेकिन हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि भाई डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है कि डायरेक्ट मेथड जब भी अप्लाई होता है तो जो हमारे पास ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट होना चाहिए,
हमारे पास ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमारा दे रखा है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई, इनडायरेक्ट मेथड इसके बजाय भी हो सकता है, अगर नहीं दे रखा है तब भी चलेगा। और हमें क्वेश्चंस में बैलेंस शीट देखने को मिलती है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा उसी के बारे में आपको अवेयर कराने आया हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड की बात करने वाला हूँ, क्योंकि पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट होता क्या है, हम क्यों इनडायरेक्ट को कर रहे हैं। हम बच्चे से सीधे डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड चले जाते हैं, डायरेक्ट मेथड जानते ही नहीं। हमें यही नहीं पता कि हम डायरेक्ट कैसे कर रहे थे क्वेश्चंस को, और अब इनडायरेक्ट करा रहे हैं तो इसमें क्या चेंजेस हैं दोनों में। तो वो आपको थोड़ा सा चेंजेस में बताता हूँ। आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है ये। आपने कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होंगे, इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक वगैरह सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। जो परचेज किया आपने, जो परचेज रिटर्न किया, सब कुछ इसी में आ जाएगा। उसके बाद सेल्स, आपकी जो भी इनकम रिसीव हुई है, मैं थोड़ा सा छोटे से मैं बनाऊंगा, मैं आपको बस थोड़ा सा समझ में आ जाए आपके, क्योंकि ये आपके फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिलता है, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को ये कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, यहाँ ट्रांसफर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम ले रहे होते हैं। मतलब हमारे जो भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स थे वो हमने सारे ले लिए कॉस्ट, उसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। और जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस थे वो सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लगा दिए। जैसे आप जानते हैं सैलरी का होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट किया है उसका खर्चा, जो भी आपके एम्प्लॉय थे जो आपके ऑफिस में काम कर रहे थे या आपके शोरूम्स में काम कर रहे थे, उसमें जो भी खर्चा आया वो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आया वो, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं इसमें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहां पे डेप्रीशिएशन, गुडविल अमोर्टाइज हुई है तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। तो ये कुछ आपने खर्चे यहां पे देखने को मिले थे। यहां पे कुछ इनकम्स भी आपकी क्रिएट हुई थी। यहां से आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, और इस नेट प्रॉफिट को ही हम यूज कर रहे होते हैं, इस नेट प्रॉफिट को ही हम यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट मेथड से कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ये डायरेक्ट मेथड से अगर कहता तो हमें डायरेक्ट मेथड से कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बना रहे होते, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डायरेक्ट मेथड से अगर हम बना रहे होते, तो ये पहले सेल्स लेता हमारी, सेल्स से ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे हमारे, सीओजीएस था, ये लेस करता, जितने भी हमारे और भी एक्सपेंसेस आए हैं, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सबको लेस कर रहा हूँ। जो भी निकल के आता ये सारी चीजें लेस कर देता, जो भी इनकम्स थी उनको भी ऐड कर लेता। जैसे मैंने लिखा है इनकम रिसीव, कमीशन हो सकता है, इनकम है, ये सब ऐड करने का सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देता। जो निकल के आता वो हमारा प्रॉफिट निकल के आता, नेट प्रॉफिट निकल के आता। लेकिन इसने इनडायरेक्ट मेथड से कहा है, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड से क्या मतलब है, इसका जस्ट उल्टा करना है। मतलब हमें ये जो कह रहा है उस तरीके से नहीं चलना है, हमें नेट प्रॉफिट की तरफ से चलना है। मतलब हमें यहां से उल्टा रन करना है। दूसरी चीज, इसने कैश और नॉन कैश दोनों ही एक्सपेंसेस लिए हो गए। ये सारे मेरे कैश एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगर कैश एक्सपेंसेस की बात करता तो मैं सारा डायरेक्ट मेथड्स में कैश एक्सपेंसेस ले लेता, वहां पे वो नॉन एक्सपेंसेस को नहीं लेता है। मतलब वो डेप्रिसिएशन और गुडविल को नहीं लेता है, नॉन कैश आइटम्स को नहीं लेता, क्योंकि कैश फ्लो करा रहा है। यहां पे जब वो इनडायरेक्ट मेथड से कहता है तो इसका मतलब वो नॉन कैश आइटम्स को ले रहा है और मेरे नेट प्रॉफिट की तरफ से वो चलना चाह रहा है। तो बस मैं उसी को थोड़ा समझाने वाला हूं कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से अगर जाना होगा तो आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहे होंगे। तो आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि जब वो डायरेक्ट मेथड से कहता अगर, तो वो सारे कैश आइटम्स को लेता और वो अपने सेल से लेके तब वो ग्रॉस नेट प्रॉफिट पे पहुंच रहा होता। लेकिन वो नेट प्रॉफिट से पहुंचना चाह रहा है इनडायरेक्ट मेथड पे, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, और वो हमारे सारे नॉन कैश आइटम्स को लेना चाह रहा है। तो कैश आइटम्स को आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। बस तो इतना सा ही समझना है, समझना था। यहाँ पे आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैश मतलब डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। अब मैं बताता हूँ आपको, जो आपके बुक में जो फॉर्मेट दे रखा है वो किस तरीके से उसने बताया है, तो उसी को आपको समझना है। बस थोड़ा सा ओवरव्यू देना था मुझे इसके बारे में, कि कम से कम आपके ये समझ में आया कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है और डायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, अब मैं इनडायरेक्ट मेथड से चलता हूं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, कैश आइटम्स। अब नॉन कैश आइटम्स में आपको सारे नॉन कैश आइटम्स लेने, जैसे कुछ चीजें ऐड भी हो रही होंगी, कुछ चीजें लेस भी हो रही होंगी। जैसे डेप्रिसिएशन, अब जो मेरे नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट नहीं है वो मुझे उसमें से ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने वो घटा चुके होंगे, उसमें से लेस कर रखे होंगे, वो मुझे ऐड करने हैं अपने प्रॉफिट में। यहां से जब मैं चलना स्टार्ट होऊंगा तो मैंने जो भी एक्सपेंसेस इनको घटा के ग्रॉस प्रॉफिट में से तब मैं नेट प्रॉफिट पे पहुंचा था। अब मुझे सारे अपने एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश ऑपरेटिंग है, नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग आइटम्स को मुझे ऐड करना है, और नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम्स को, ये मेरे सारे एक्सपेंसेस थे। हाँ, आप यहां पे एक वर्ड लिख लीजिए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनका आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आपके जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको मैं ऐड बैक कर लेता हूं। एक्सपेंसेस में मेरे कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, डेप्रिसिएशन, गुडविल, राइट ऑफ हो जाएगी, उसके बाद डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड यहीं पे आ जाएंगे, डिविडेंड आपने पेड कर दिए हैं। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर कोई भी लॉस होता है आपको फिक्स्ड असेट्स पे तो वो आपके यहीं पे आएंगे। उसके बाद आपकी कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो लेस करनी पड़ेगी, जो आपने रिसीव कर रखी हैं वो नॉन ऑपरेटिंग थी,
नॉन कैश थी वो आपने जो इनकम रिसीव कर रखी है वो आपकी यहाँ आ जाएंगी, जैसे डिविडेंड या इनकम रिसीव्ड, ये आपकी लेस कर दी जाएंगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, वो भी आपकी कर दी जाएंगी। कोई भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है या रेंट रिसीव होता है, वो आपकी एक्टिविटीज का पार्ट नहीं था, वो नॉन ऑपरेटिंग थी और नॉन कैश थी। क्यों? क्योंकि आपने कैश तो दूसरी एक्टिविटीज में उसको रिकॉर्ड कर रखा है, आपको एडजस्ट करनी है बस जो भी चीजें निकल के आएंगी यहीं से आपको बैलेंस मिल जाएगा। ये जो बैलेंस मिलेगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज मिलेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल आया। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होते हैं? डिक्रीज इन करेंट असेट्स, डिक्रीज इन करेंट असेट्स ऐड कर लिए जाएंगे, इंक्रीज इन करेंट असेट्स लेस कर दी जाएगी। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी आपको ऐड करनी है, और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज आपको लेस करनी। इनको याद करने का तरीका है, जब भी आप किसी भी असेट्स को खरीदते हैं, किसी भी फिक्स असेट्स को खरीदते हैं, तो आप अपने करेंट असेट्स को कम करेंगे या नहीं करेंगे? तो जब भी आप इंक्रीज कर रहे होंगे अपने असेट्स को, फिक्स असेट्स को, तो आपको करंट असेट्स कैसे देखने को मिलेंगी? वो कम देखने को मिलेंगी, लेस देखने को मिलेंगी। जब भी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जब भी आप इंक्रीज करते हैं करंट असेट्स को, तो आप फिक्स असेट्स को, तो आपको करंट असेट्स को कम करना पड़ेगा। और जब भी आप डिक्रीज करते हैं अपनी असेट्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको पैसा मिलेगा। ऐसे ही लायबिलिटीज का है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब आपने कहीं से कर्ज ले रखा है और वो कर्ज इंक्रीज हुआ, इसके साथ साथ आपका कैश भी इंक्रीज होता है। जैसे ही आपने अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज किया, तो यहां से आपको क्या होता है? आपका पैसा भी आउटफ्लो में जा रहा होता है, इसीलिए नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ रहा होता है। दूसरी चीज, इसको याद करने का एक और तरीका है कि आपकी जो असेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, वो दोनों आपस में अपोजिट चलते हैं। जब भी आपकी डिक्रीज होंगी अगर करंट असेट्स, तो वो ऐड हो रही हैं, तो ये इंक्रीज होंगी तब ऐड होंगी, इसका अपोजिट होगा। अगर ये डिक्रीज होकर करंट असेट्स ऐड हो रही हैं, तो वो डिक्रीज करंट लायबिलिटी आपकी लेस हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज होकर करंट असेट्स आपकी लेस हो रही हैं, तो ये इंक्रीज होकर करंट लायबिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे बस इतना सा है, इसको समझना थोड़ा सा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ कि जब भी इनको करने के बाद, इनको ऐड करने के बाद, फिर उसके बाद इनका टोटल किया जाएगा। जैसे ही इनका टोटल हो जाएगा, ये आपको जो बैलेंस बताएगा, वो ऐड करने के बाद फिर आपको मिलता है यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी आपने किया है वहां से इतना कैश जनरेट हो गया है आपको। उसके बाद आपको लेस करना होता है इनकम टैक्स पेड। एड रिफंड ऑफ टैक्स, ये आपको ऐड करना होता है।
जो इनकम टैक्स पेड करते हैं हम, ये प्रीवियस ईयर का करते हैं, प्रीवियस ईयर का। क्यों? क्योंकि जब हमारी टैक्सेस कंप्लीट होती है तो हम हर करेंट ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर में पेड कर रहे होते हैं। अगर हम इस साल का कैश फ्लो बना रहे हैं तो इसका मतलब हमने इस साल कौन सी ईयर का टैक्स पेड किया होगा? लास्ट ईयर का। तो ये प्रीवियस ईयर का हमने टैक्स पेड कर दिया होगा। करेंट ईयर का हम यूज करते थे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते थे, उसमें ऐड करते थे, और यहां पे आपने प्रीवियस ईयर को लेस कर रखा है। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर आपको निकल के आता है कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी बैलेंस निकल के आता है वो आपका निकल के आता है, ये कंडीशन बनती है। तो आई होप ये आपके सब समझ में आया होगा। आप इसको इस बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। उसके बाद मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आप अब क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। जो चीजें आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई हैं वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएंगी इजीली। और जो कुछ थोड़े से इनके अकाउंट्स रहते हैं, जो नोट टू अकाउंट्स में वगैरह रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट बनाने हैं या कैसे आपको लायबिलिटीज के अकाउंट क्रिएट करने हैं। वो मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान इनको समझा रहा हूँ। बस थैंक यू। बस यही मैं कहता हूँ, आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते जाइए, फॉर्मेट को ईजी तरीके से समझ जाइए। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आपके लिंक में पड़ा हुआ है, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।